Hello everyone, welcome in Agni Maths exam study. This is वरुण सर. हेलो नमस्कार दोस्तों. देखिए आज हम अग्नि मैथ एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम का एक पेपर जो 2023 में आया हुआ है उसके 20 महत्वपूर्ण जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की जिन क्वेश्चनों की पूर्ण संभावना है उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है और उसकी तैयारी के लिए ये प्लेटफॉर्म जो आज से बोर्ड परीक्षा की दिन तक आपके मैथ के पेपर तक बराबर अनवरत यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक धन पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए धन पूर्णांक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट छप गया है। यहाँ पर धनात्मक धन पूर्णांक ना होकर यहाँ पर है धनात्मक सम पूर्णांक। प्रत्येक धनात्मक यहाँ पर धन ना होकर धन की जगह पर है ये सम। ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सम पूर्णांक का रूप होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आने का एक पूर्ण संभावना है। और इसमें देखेंगे तो सम क्या होता है, जहां पर दो हो। सम हम जानते हैं दो से, तो यहाँ पर ए नंबर में दो नहीं है, बी नंबर में दो नहीं है, लेकिन सी नंबर में दो है। तो 2q+1 भी है, लेकिन डी नंबर में केवल 2q है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि सम पूर्णांक का रूप 2q होगा। तो इस सवाल में कुछ लिखना कुछ नहीं, केवल यही है। तो डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे अगर ये बोल देता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का, तो विषम होगा तो 2q+1 आप लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें 15, 18 तथा 24 का लासा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली इनके फैक्टर अगर आप यहाँ पे कर लें तो 15 का फैक्टर अगर हम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा 15 का फैक्टर करें तो होता है 3 × 15। 18 का फैक्टर अगर हम करें तो होता है 9 दूना 18। इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 9 दूना 18 हो गया। उसके बाद 24 के फैक्टर करें तो हम कर सकते हैं 8 × 3 = 24। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और गुणा 8 त्रिका, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया और 3 आपका ये हो गया। अब लासा क्या होता है, लासा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा इसको आप समझ लें। यहां पर लासा क्या है भाई? लासा का मतलब है कि कोई भी जो भी गुणनखंड करने से अवयव बने हैं तो कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और हर अवयव की अधिकतम घात लेनी है। तो 2 यहां पर एक बार, यहां पर 3 बार, तो हमें 3 बार लेना है। 1 2 3, 2 ले लिया हमने। उसके बाद 3 देखिए तो यहाँ एक बार, लेकिन यहाँ पे 2 बार है तो ज्यादा वाला हमको लेना है। तो 3 × 3 ले लिया। उसके बाद 5 छूट रहा है तो एक बार है केवल, तो 5 को भी लेना है। अब इनका अगर गुणा आप कर लें तो 2 दूना 4 दूना 8 और ये 3 त्रिका 9 और उसके बाद आ जाता है 5। अब यहां से सीधा अगर गुणा करें तो 8 × 5 = 40 का गुणा 9 में कर दें तो आ जाता है आपका, ये आ जाता है 9 × 4 = 36 और 1 0 60, तो 360 आ जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल जाता है। तो इस तरीके से लासा के सवालों को आप आराम से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं हम। क्या दिया हुआ है, यदि 3x + 2ky = 2 तथा 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब संपाती की कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। संपाती की कंडीशन क्या होती है? तो संपाती की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे अगर x का गुणांक पहले में और दूसरे में ले लें हम तो क्या आ जाएगा, a1/a2। क्या होता है देखें, यहाँ x का गुणांक 3 ऊपर रख लें, बाद वाले का ये नीचे रख लें, कामा हम निकाल लेते हैं b1/b2। इसमें y का गुणांक यहाँ देखते हैं क्या, 2 के ऊपर रख लिया हमने, और यहाँ पर क्या है, नीचे y का गुणांक 5 यहाँ रख लिया, और c1/c2 हम निकाल लेते हैं। तो c1 का मान यहाँ पर 2 है, लेकिन बराबर किधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और c2 का मान यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से हमने इनको निकाल लिया। अब यहाँ पर दी हुई कंडीशन क्या है कि समपाती, तो समपाती की कंडीशन होती है आपकी यहाँ पर समपाती। तो समपाती में क्या होता है
A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हम यहाँ पे लागू करते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम। A1 का मान हमारे पास कितना है, A1/A2 का मान है 3/2 और B1/B2 का मान हमारे पास कितना है 2K/5 और C1/C2 का मान है -2/1। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत की वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज को ले लेते हैं तो इसको हम ले लेते हैं 3/2 बराबर 2K/5। इसका गुणा इधर कर देते हैं और इसका गुणा इधर, तो हो जाता है 2 दूना 4K और ये आ जाएगा 5×3 15। तो K बराबर आ जाएगा 15/4। तो K का 15/4 ऑप्शन मिल जाता है हमको C में। तो यहाँ से आपका C नंबर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। दिया हुआ है समीकरण x - y बराबर 2, लिख लेते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। x - y बराबर 2, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है हमको 4x प्लस 7y बराबर 30, ये समीकरण नंबर 2 हम डाल देते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें x के y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर अगर x का मान या y का मान बराबर हो जाए तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में गुणा कर देते हैं 4 का, इससे ये आपके x की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो कर देते हैं भाई, क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y और बराबर 4 दूना 8 और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। और दूसरा वाला इसके नीचे रख लें, 4x प्लस 7y और बराबर 30 और ये समीकरण नंबर 2 था आपका। अब इसके नीचे लाइन खींच लेते हैं, देखते हैं जब जो पद है x के समान हो और चिन्ह भी समान हो तब इसको घटाते हैं हम। यहां लिख लेंगे घटाने पर। अब जब हम घटाते हैं तो नीचे के निशान बदलते हैं, बदल ले, माइनस और ये प्लस का हो गया माइनस और यहाँ पर माइनस। अब ये एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, दोनों ऋण के हैं तो निशान ऋण का रहेगा, जुड़ जाएंगे। 7 और 4, ये 7 बना हुआ है आपका, 7 और 4 11y और यहाँ पर इससे घट जाएंगे, माइनस के बचेंगे, 30 से 8 निकाल देंगे आप तो बचेगा 22 और माइनस से माइनस काट देंगे आप तो 11y बराबर 22। तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं अगर, तो y बराबर आ जाता है 22/11। अब 11 दूना 22। अब अगर आपके पास समय कम है तो y का मान आप देख लें, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन सीधे आप 1 पर टिक कर सकते हैं यहाँ से कि इसका आंसर A नंबर सही है। लेकिन और हम चेक करने, अगर हमारे पास समय है पूरा तो हम एक y का मान रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे रख देते हैं x - 2 बराबर 2, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये 2 + 2 और x का मान आ जाएगा 4। तो x का मान 4, y का मान 2, समीकरण नंबर ऑप्शन ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, x बराबर 4, y बराबर 2। इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। दिया हुआ है हमको, यदि देखें, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7, तो x का मान ज्ञात करना है। हम क्या कर लें, इसको पलट के रख लें, इसको पलट लेते हैं, या इसका गुणा इधर कर दें, इसका गुणा इधर कर दें। इसका गुणा अगर हम इधर करते हैं तो क्या लिखते हैं, x², सॉल्व करते हैं इसको, x² - 2 बराबर लिख लेते हैं हम 7। अब यहां पर क्या करते हैं हम, x² बराबर 7 है और ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x² बराबर 9। अब आपने पढ़ रखा है, स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाता है, वर्ग लगा है और आप इधर वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है। अब ये रूट हटेगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो इसका मतलब आ जाएगा x का मान +-3। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है बी नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द्विघात समीकरण विविधकर ज्ञात कीजिए। देखिए विविधकर निकालना बिल्कुल सरल है, आप लोग देख चुके होंगे पीछे। अगर इनको आप देखें तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखेंगे तो a क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² को छुपा लें, आगे क्या दिख रहा है 3, तो विविध करिए होगा। इसमें a का मान आ गया आपका 3। उसके बाद b का मान देखते हैं, b का मान क्या होता है, x को छुपा लें आप, कितना आ रहा है -4। c का मान आप देखें, जो बाद में बचता है वो c होता है, तो c बराबर -6। सबसे पहले ABC छांटना सीख लें, आराम से निकाल सकते हैं।
अब विवितकर का सूत्र क्या होता है ये आप देख लें भाई। विवितकर निकालना है तो विवितकर का सूत्र होता है, ये इसको डी भी बोलते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू रख दें आप, तो डी बराबर बी का मान हमने कितना निकाला हुआ है -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान -6। चलिए भाई गुणा कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का वर्ग करते हैं तो माइनस हटता है, 4 का वर्ग होता है 16 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये हमारे पास हो गया 4×3 12 और 12×6 72। 4×3 12 और 12×6 72। इनको जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है 6 और 2 8 और ये हो गया 7 और 1 8, तो 88 आ गया। 88 हमको मिलता है नंबर बी में। तो ये विविधकर के सवाल जो भी आए तो बिल्कुल सरल है। एबीसी निकालना सीखे, मैंने बताया हुआ है, और उसके बाद ये सूत्र लगा देंगे और आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7 नंबर को। देखिए 7 नंबर क्या दिया हुआ है। 7 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर था, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो बी का मान है। तो इन स्थितियों में आप सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या करेंगे आप, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो ए बी 6√3 है और ए सी जो है कि 12 है, तो 12 और यहाँ पे 6 में 2 का गुणा करें तब 12 होगी, तो इसमें सबसे बड़ी ए सी है हमारी। तो इसको अगर हम कर्ण मान लें, और पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ रखी है, क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए सी, बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार हमारे पास ए बी का स्क्वायर और धन ये है बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है हमारे पास 12, तो ये हो गया 12 का वर्ग। ए बी का मान हमारे पास है 6√3 का स्क्वायर और बी सी का मान हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर। 12 का वर्ग हमें याद होना चाहिए 144। अगर नहीं मालूम है तो गुणा करके निकाल सकते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणा 6 और गुणा √3, √3 को बोलते हैं 3, और प्लस 6 का वर्ग होता है 36। अब ये तो 144 आ गया, ये हो गया 18 और 18 छंगा 108 और प्लस 36। इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो यहाँ पे अगर इधर देख लें आप तो 144 तो इधर था ही, इनको जोड़ें तो 8 6 14 का 4 बचा 1 3 1 4 और 1, 144 बराबर 144 आ गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय अगर लागू हो रही है तो ये समकोण त्रिभुज है निश्चित तौर पर। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो ऑप्शन हो जाता है बी। तो यहां से बी नंबर पे आप टिक करेंगे और OMR सीट पे बी नंबर वाले गोले को आप कलर कर देंगे। आगे अगर बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल आपको निश्चित रूप से मिलते रहेंगे बोर्ड परीक्षा में। देखेंगे तो इसमें एक प्रमेय लगती है। क्या प्रमेय होती है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। इसका मतलब है अगर इसको हमें निकालना है तो संगत भुजाएं क्या दी गई, 2:3 के अनुपात में है। इसको हम बटे में लिख सकते हैं, 2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग। अब 2 का वर्ग क्या होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। इसको लिख सकते हैं हम 4:9 में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन मिल जाता है हमें नंबर सी में, और OMR सीट में आप सी का गोला कलर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हम क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखें तो बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो इसको सिंपली अगर आप यहाँ पर लिख लें, या इन बिंदुओं को हम नीचे लिख लें। यहाँ पर एक बिंदु हमको दिया हुआ है 5,0 और दूसरा बिंदु हमको दिया हुआ है -12,0। इसको हम कर लेते हैं x1 y1 और इसको कर लेते हैं x2 y2। लिख लिया हमने। और इसमें दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अगर ये सूत्र आपको नहीं याद है तो भी आप समझ के कर सकते हैं कि अंडर रूट लगाना है और उसके अंदर एक्स एक्स मतलब शुरू की दोनों वैल्यूज को घटाकर उनका वर्क करना है, घटाकर, चाहे इसको पहले लो या इसको पहले लो, और फिर प्लस लगाना है और बाद वाली वैल्यूज को दोनों को घटा के उसका वर्क करना है। अब इसमें अगर हम मान रखते हैं, यहां पर देख लें आप, तो अंडर रूट के अंदर x2 का मान क्या है हमारे पास, x2 का मान है -12 और x1 का मान माइनस सूत्र वाला हो गया और x1 का मान कितना है 5 का वर्ग, और प्लस यहाँ पर y2 y1 दोनों जीरो हैं तो हम जीरो का वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पर अंडर रूट में अगर आप देखें तो क्या मिलता है हमारे पास, 12 और 5 हो गए, ये आपका 12 है और ये आपका 5 है, तो 12 और 5 दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आपका आ जाता है 12 5 17। यहाँ से x2 ये हो जाता है 12 और x1 हो जाता है 5, घटा देते हैं, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 17। तो ये -17 का आप वर्क करेंगे और ये जीरो को जीरो रख लेते हैं, तो इसका वर्क करेंगे तो आपका हो जाता है 2। यहाँ पर सीधे इसको ये भी लिख सकते हैं आप 17 × 17। तो अंडर रूट के अंदर जब भी दो संख्याएं हो, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, लेकिन इसको आप बाहर लाएंगे तो 17 दूरी जो है पॉजिटिव होती है, तो 17 आप बाहर ला सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाता है नंबर डी। आगे अगर आप बढ़ते हैं तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर -2, 6 और -2, 10, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब मध्य बिंदु का सूत्र देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटा 2। कैसे करेंगे इसको, देखिए x1 क्या है -2 प्लस -2 प्लस -2, तो ये -2 हो गया भाई, बटा 2, y1 का मान क्या है हमारे पास, y1 का मान अगर आप देखें तो y1 का मान हमारे पास हो गया 6 और प्लस y2 का मान हमारे पास कितना है 10 और बटा 2। अब इनको अगर आप देखें तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा आपका, तो ये आ जाता है -2 और ये -2 बटा 2, ये 10 6 हो गया 16 बटा 2, और इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका, माइनस के दोनों है तो माइनस का 4 बटा 2 और 2 8 16, तो ये आ जाता है 8, या इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 2 दूना 4 -2, 8, तो -2, 8 किस पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से आपका सी नंबर कंप्लीट होता है। देखिए अगर इसको आप पूरा लगातार वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आपके निश्चित तौर पर 20 नंबर जो है वो निश्चित तौर से आपके पक्के होते हैं, और यदि 20 नंबर आपके पक्के होते हैं तो आप अच्छी पोजीशन पा सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, साइन 75 बटे कॉस 15 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको साइन लिखा हुआ है, लिखा रहने देते हैं, और 75 को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, अगर इसको 90 माइनस में हमें चेंज करना है ना, एक को हम चेंज करते हैं, एक को वैसा ही रखते हैं। अभी फिलहाल अगर हम इसको यही उतार लेते हैं, साइन 75 बटे कॉस 15, इसको आगे हम साइन दिया गया है, साइन 75 है, इसको अगर 90 से आप घटा लें तो 90 माइनस 75 करेंगे तो आ जाएगा 15, आ जाएगा ना 15। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 75 को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस 15 बटा कास 15। अगर 75 लिखे या 90 माइनस 15 वो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं, साइन का साइन है, और हमने सूत्र पढ़ रखा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस 15 और नीचे भी है हमारा कॉस 15, तो कॉस 15 से कॉस 15 कैंसिल, तो इसका मान आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान पूछा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे, cot a बराबर
4 और ये 3 नीचे आ जाएगा 4/3। और काटे बराबर हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है? आधार बटा लंब। हमने पढ़ रखा है आधार बटा लंब। अब हमको चाहिए क्या? सेक ए। अब सेक ए का मान क्या होता है भाई? सेक ए जो होता है, सेक ए बराबर होता है, ये काश का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। अब आप अगर यहां से देखें तो आधार का मान 4 है, तो नीचे 4 इसमें भी है, इसमें भी, तो सीधे आंसर आप नहीं दे सकते। लेकिन आप ये मान लीजिए कि कर्ण जो है वो अधिक होगा, यहाँ पर कर्ण जो अधिक होगा। अगर आप पाइथागोरस से कर्ण निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग है 4 का वर्ग और इसका मान है 3 का वर्ग, तो ये हो गया आपका 4 चक्कू 16 और 3 त्रिका 9, ये हो गया 25 और इसका मान होता है 5। तो कर्ण आपका 5 आ गया। तो सेक ए का मान आप अब यहाँ से लिख सकते हैं, सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है हमारा 5 और 5 बटे आधार का मान हमारा है 4। तो 5/4 मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 से 12 तक आपके कंप्लीट किए हैं। आगे के सवालों को देखने के लिए ध्यान से समझते रहे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ, एक खंबे की ऊंचाई तथा उसकी छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए अच्छा सवाल है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल है। हम इसका फिगर छोटा सा बना लेते हैं। एक खंबा ये हमने खड़ा कर दिया और उसकी छाया हमने ये कर दी और ये आपस में बराबर है, तो हमने इसे कर्ण से मिला देते हैं यहाँ से। अब इसका नामकरण अगर कर दें तो ABC हमने नाम डाल दिया। अब ऊंचाई जो है वो छाया के बराबर है। एक कंडीशन उन्होंने दे दी कि एक खंबे की ऊंचाई क्या है? BC और छाया क्या जमीन में पनती है हमेशा, तो वो जो है कि इसका कोण हमने मान लिया थीटा। ठीक है, तो उन्नयन कोण हमसे पूछ रहा है, उन्नयन कोण ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे इसको? यहां पर ले लेते हैं त्रिभुज CAB में, इस त्रिभुज में लेते हैं और हमें दिया हुआ है कि AB बराबर BC। ठीक है, ये दिया है, सवाल की कंडीशन है ये। अब हम लगा देते हैं इसमें, थीटा में निकालना है और लंब आधार दिया हुआ है तो tan का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा, ये हमें याद होना चाहिए। लंब का मान क्या है? BC और आधार का मान हमारा क्या है? AB। ये लिख सकते हैं हम आराम से। अब tan थीटा बराबर BC और AB बराबर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं BC बटा BC। अब BC बटा BC, तो BC से BC कट जाएगा ना आपका, तो यहां पर क्या आ जाता है? tan थीटा बराबर 1। अब ये हमको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा में एक मान किसका होता है? tan 45 अंश का। तो ये आपका आ जाता है थीटा बराबर 45 अंश। जब भी इस तरीके का सवाल आ सकता है पेपर में कि ऊंचाई और छाया या आधार और लंब बराबर होगा तो कोण 45 अंश निश्चित रूप से बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? एक मीनार से 28 मीटर की दूरी पर स्थित, तो ये भी ऊंचाई और दूरी का सवाल है। इसमें भी फिगर हम बना लेते हैं। एक मीनार से 28 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक मीनार ये बन गई आपकी। अब मीनार, एक मीनार से 28 मीटर की दूरी पर स्थित, तो 28 मीटर दूरी मैंने ये मान ली 28 मीटर हो गई। ठीक है, ये 28 मीटर दूरी हो गई। बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये अवनमन कोण इस तरीके से बनना है। ये कोण है कितना? यहां से ये कोण बन रहा है हमारा 60 अंश। अब ये 60 है तो भाई ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या? मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई। अगर इसका नाम कर देते हैं ABC, वही नाम मान लेते हैं, तो हमें BC निकालना है। क्या निकालना है? BC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब BC अगर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए ले लेते हैं त्रिभुज CAB में हम यहां पर फिर वही लेंगे, लंब आधार की बात है, तो tan 60 अंश बराबर लंब का मान क्या है? BC और आधार का मान क्या है? AB। वैल्यू रख देते हैं। tan 60 का मान होता है √3
और BC तो हमें निकालना है, और AB का मान क्या है हमारे पास 28। तो इसका तिर्य गुणा कर देंगे इधर, तो BC बराबर आ जाएगा हमारे पास 28√3, 28√3 मीटर, जो हमें ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से आप सरलता से ऊंचाई और दूरी के इन कठिन सवालों को समझ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 15वां दिया गया है, अच्छा सवाल है, सॉल्व करते हैं हम। एक अर्धवृत्ताकार चांदा का परिमाप 72 सेंटीमीटर है और इसका व्यास होगा, तो हमसे पूछ रहा है व्यास। तो व्यास का मतलब होता है 2r बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये दिमाग पे आप डाल लें। अब इसका फिगर अगर आप देख लें, थोड़ा सा फिगर से समझेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। एक अर्धवृत्ताकार, तो हमने अर्धवृत्त बना लिया एक, सपोजेड ये अर्धवृत्त हो गया। अब आप देखें इसका परिमाप, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, चांद जो है वो अर्धवृत्ताकार है, और उस परिमाप का क्या मतलब होता है, पूरी बाहरी भुजाओं का योग हो जाए। तो आधा है तो पूरे परिमाप इसका क्या होता है 2πr, तो आधे का क्या हो जाएगा πr, और ये जो होता है बीचा बीच से व्यास है ना, तो व्यास ये पूरा व्यास आ रहा है, तो व्यास को हम क्या कहते हैं 2r, तो ये हो गया 2r। तो यहाँ पर इसका जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2r धन πr, ये 2r, तो इसको लिखेंगे 2r प्लस πr बराबर 72, ये दिया हुआ है 72, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ये व्यास है और ये अर्ध परिमाप है, पूरा परिमाप होता है 2πr, लेकिन आधा है तो हम πr लेंगे केवल, और इसकी वैल्यू रख लेते हैं 2r प्लस पाई का मान होता है 22/7, r बराबर 72, और 7 एलसीएम ले लेते हैं, 7 दूना 14r प्लस 22r बराबर 72। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 14 में 22 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 2 1 3, 36r, और इसका गुणा कर लेते हैं हम 72 गुणा 7, कितना हो जाता है r बराबर आ जाता है हमारा 72 गुणा 7/36, 36 दूना 72, तो r का मान आ गया हमारे पास 7 दूनी 14, लेकिन हमको निकालना क्या है 2r व्यास है, तो 14 गुणा 2 तो कितना होता है 28, तो हमें ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर नंबर ए। तो ये अच्छा सवाल था, इसका ऑप्शन ए 28 सेंटीमीटर सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या दिया हुआ है, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम ले लेते हैं वृत्त का परिमाप, यहाँ पर ले लेते हैं वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। अब क्या होता है भाई, वृत्त के परिमाप को क्या कहते हैं 2πr, ये हो गया 2πr, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो भुजा हम कोई मान लेते हैं 4, अगर हम मान लें इसको a, 4 हमने मान लिया, तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल लें भाई। a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो a की वैल्यू हमारी निकल आती है a बराबर 2πr बटा 4, 2 से काटे 2 दूना 4, तो a की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से आ गया है a बराबर πr बटा 2। अब हमें निकालना क्या, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल मतलब हमको लिखना है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखें आप, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा हमने a मान रखी है, तो क्या हो जाएगा a², है ना, ये हो जाएगा a²। अब इनकी वैल्यूज को हम रख देते हैं भाई, πr² बटे a का मान हमने क्या माना πr बटा 2 का स्क्वायर, ऊपर πr² जैसा था वही है, और नीचे आपका इसका हो गया π² r² बटे नीचे हो गया 2 का वर्ग 4। अब आप अगर देखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे देख लें आप, ये यहाँ पे ये 4 जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 4πr² बटे हो जाएगा π² r², तो r² से r² कट गया, स्क्वायर से पाई कट गया,
तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर 4 बटे पाई का मान होता है 22 बटे 7 करोगे तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो आ गया 14 बटे 11। इसको लिख सकते हैं हम 14:11। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें? नंबर बी में। तो इस तरीके से 16 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। 17वां क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। एक समकोण त्रिभुज को कर्ण के परिता घुमाने से उत्पादित ठोस की आकृति होगी। देखिए फिगर से रिलेटेड सवाल है। अगर हम एक इस तरीके से समकोण बना लें, ये हमने समकोण बनाया, ये देखिए आप, ये कर्ण है, ये कर्ण है और कर्ण के सामने की भुजा 90 अंश होती है। अब क्या कह रहा है? कर्ण के परिता, मतलब ये भुजा स्थिर रहेगी, ये वाली रोटेट होगी, घूमेगी इस तरीके से। तो ये वाली जब इस तरीके से घूमेगी आपकी, तो क्या हो जाएगा? ये नीचे भी आ जाएगा ना पॉइंट, तो ये पॉइंट आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो एक ये शंकु बन जाता है। एक यहाँ से अगर मिला दें और यहाँ से मिला दें, ये आप देखेंगे आपका ये दोहरा, एक शंकु ऊपर बन रहा है और एक शंकु नीचे, तो ये क्या होता है? दोहरा शंकु। तो ये आकृति से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18। एक शंकु तथा बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान है। तो आधार भी दोनों का समान है और ऊंचाई भी दोनों की समान है। इसका मतलब दिया गया है कि दोनों में अगर उसकी आधार समान है तो त्रिज्या R1 बराबर R2, और यहां से ऊंचाइयां भी बराबर है, तो ये H1 बराबर H2। ठीक। अब शंकु तथा बेलन के तो आयतनों का अनुपात, तो यहां पर हम लिख लेते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। अब शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, और यहाँ पर बेलन का आयतन होता है पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। लेकिन हमने इस सूत्र में लिखा है R1 R2 बराबर है, तो हम लिखेंगे 1 और ये पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 और R1 स्क्वायर इंटू H1, और नीचे क्या है आपका? इसको भी R1 कर लेंगे क्योंकि बराबर है, और यहाँ पर H1, H1 से H1 कट जाएगा और R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर। तो हमारे पास बच रहा है 1/3, या इसको कह सकते हैं 1/3। तो ऑप्शन मिल जाता है हमको नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल अच्छा सवाल है, देख लें और समझ लें इसको। क्या कह रहा है सवाल? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या ही आप देख लें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई? देखें, सबसे पहले तो 2 अभाज्य में आती है, 3 और 5, 7, 11, 13, 17 और 19 और 23 और 29। जरा गिन लें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई पूरी। इसकी हमें माध्यिका निकालनी। तो माध्यिका निकालने का बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें। वैसे तो इसमें एक तरीका है कि सीधे जैसे 10 पद हो गए, या जितने भी पद हो, एक पद इधर से काटो आप, एक इधर से, 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 2 पद बच रहे हैं ना। तो अगर एक पद बचे तो वही माध्यिका हो जाएगी, 2 पद बचे तो दोनों को आपको जोड़ना है, 11 + 13/2। तो इनको जोड़ें, 3 और 1 4 और 1 1 2/2, इसे काट देते हैं तो आ जाता है 12। तो ये ऑप्शन मिल जाता है बी नंबर। तो ये हमने शॉर्ट तरीका आपको बता दिया है माध्यिका का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां क्या दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको। दिया हुआ है कि संख्याएं इतने का समांतर माध्य 15 है। तो हम बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझेंगे कि जितनी संख्याएं हमने सूत्र पढ़ रखा है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य हमको दिया है 15, और जितनी संख्या सबको प्लस करके हम लिख देते हैं, 27 + 23 + x - 4 और प्लस x + 4, उसके बाद +15 +3 और +7, और बटे हम कर लेते हैं कितनी? जरा गिन लें संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो उतना ही नीचे रख लो। अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो 15 × 7 =
105। इधर देखें आप तो प्लस का 4 है और माइनस का 4 ही कट जाएगा। अब x हो गए 2x, इनको पहले रख लें आप। अब जोड़ लेते हैं भाई। अगर इनको जोड़ना चालू करें आप तो 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 15, 7 3 10 हो गए 25, 25 का हो गया 5, बचा 2, 1 3, 2 5 और 2 7, 75 आ गया आपका। तो आपका आ जाएगा 2x बराबर 105 माइनस 75। इसको घटा देते हैं तो 2x बराबर आ जाता है 5 से 5 गया 0 और 10 से 7 गया 3, तो 2x का मान आ गया 30। तो x का मान आ जाएगा 30/2 और इसको 2 से काटेंगे आप तो आ जाएगा 15। तो x का मान आ गया हमारे पास x बराबर 15, जो ऑप्शन मिल रहा है आपको बी नंबर में। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। इन्हें निश्चित रूप से आप कंप्लीट कर लें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर सभी लोग अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।